एक योद्धा और रणनीतिकार के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के राजनीतिक एकीकरण के कल्पना को बिल्कुल वास्तविक बना दिया। लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप उसके नियंत्रण में था। उनका साम्राज्य की सीमा पूर्व में मगध और बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत था, जो उस सदी में एक वीर योद्धा के रूप में था और आज भी है। हम आज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को देखेंगे। चंद्रगुप्त का पूरा नाम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था और इनका यूनानी नाम सेंड्रोकोटोस था। इनका जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, बिहार में हुआ था और इनके पिता का नाम चंद्रवर्धन मौर्य और माता का नाम मुरा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अखिल भारतीय साम्राज्य का स्थापना किया था। इसे मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 से 297 ईसा पूर्व तक मगध के विशाल साम्राज्य पर राज किया था। कथित तौर पर अपने गुरु और बाद में चंद्रगुप्त के मंत्री बने चाणक्य या कौटिल्य लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की सहायता से उन्होंने एक विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के कामकाज, समाज, सेना और अर्थव्यवस्था का विवरण मिलता है। मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका समकालीन शिलालेख व यात्रियों के विवरणों से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत कई राज्यों और गणराज्यों में विभाजित था। उनमें से सबसे प्रमुख पूर्वी भारत में स्थित मगध साम्राज्य था। मगध के शासक राजा बिंबिसार 543 से 492 ईसा पूर्व ने साम्राज्य विस्तार पर काफी ध्यान दिया था। इस कारण से मगध की सीमाएं समय के साथ काफी विस्तारित हो गई थीं। मगध में मध्य, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत का एक अच्छा खासा हिस्सा शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकांश जीवन और उत्पत्ति अभी भी एक रहस्य है। उनके बारे में जो कुछ भी ज्ञात है वह वास्तविक ऐतिहासिक स्रोतों के बजाय किंवदंतियों और लोककथाओं से अधिक आता है। चंद्रगुप्त का एकमात्र निश्चित शिलालेखीय संदर्भ 2री शताब्दी ईपू के जूनागढ़ शिलालेख में मिलता है। मौर्यों द्वारा नंदों का दमन किन परिस्थितियों में किया गया, इस संबंध में कोई भी समकालीन लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हमें स्थानीय कथाकारों और इतिहासकारों के कहानियों व किंवदंतियों के तरफ रुख करना पड़ता है। अलग अलग लेखकों द्वारा चंद्रगुप्त के जीवन के संबंध में अलग अलग कहानियां लिखी गई है। इसलिए चंद्रगुप्त को जानना भूसे के ढेर से छोटी सी सुई खोजने जैसा है। चंद्रगुप्त की सामाजिक स्थिति, विशेषकर उनकी जाति पर अभी भी बहस होती है। बौद्ध, जैन और प्राचीन साहित्यिक कृतियां सभी अलग अलग जानकारी देती हैं। इन्हें क्षत्रिय, मौर्य कबीले से संबंधित होने के रूप में भी उल्लेखित किया गया है। कहा जाता है कि यह कबीला वर्तमान भारत नेपाल सीमा पर पिप्पलिवाहन पर शासन करता था। यह जनजाति मोर का शिकार करता था। इसके अलावा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य दूर से नंदों से संबंधित था, लेकिन उसे धनानंद द्वारा भगा दिया गया क्योंकि वह चंद्रगुप्त के प्रतिभा से भयभीत था। कई इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य के सामान्य परिवार से संबंधित होने का दावा करते हैं। वही कई इनके मौर्य या मौर्य वंश से संबंधित होना व्यक्त करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह समाज में ऊंची हैसियत यहाँ तक कि ताज पाने के तरीकों और साधनों के तलाश में था। उनकी यह इच्छा परिस्थितियों के अनुसार सही भी था। वह अपने वंश की गिरी हुई किस्मत को बहाल करना चाहते थे। साथ ही खुद को शासक के रूप में स्थापित करना चाहता थे। यदि चंद्रगुप्त मौर्य का धनानंद से संबंधित होने की बात को स्वीकार कर लिया जाए तो निश्चित रूप से चंद्रगुप्त के मन में ऐसी मंशा ने जड़ें जमा ली होंगी। वह राजकुमार के रूप में अपना उचित हिस्सा चाहता होगा।
चंद्रगुप्त मौर्य भले ही सामान्य परिवार से थे, लेकिन इससे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में युवा चंद्रगुप्त ने खुद को अपने महत्वाकांक्षाओं के पूर्ति के लिए तैयार कर लिया था। सेल्यूकस निकेटर प्रथम महान सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी हिस्सा का सेनापति और सबसे शक्तिशाली उत्तराधिकारी था। सेल्यूकस अपने मालिक के खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करने का विचार किया। इस तरह चंद्रगुप्त और सेल्यूकस प्रथम के मध्य युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 305 और 303 ईपू के मध्य चला और 301 ईसा पूर्व में संधि के साथ आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। और इस संधि के बाद सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। और इनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम बिंदुसार मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में न्याय का प्रधान सम्राट होता था। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर कई न्यायालय स्थापित किए गए थे। न्याय प्रणाली के सबसे निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय होते थे, जहां ग्रामिक अपने ग्राम सभा के सहायता से फैसले दिया करते थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय व जनपद न्यायालय होते थे। राजा को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों को रद्द करने का अधिकार था। दंड में बदलाव भी किए जाने का वर्णन मिलता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य में रहते थे, इसलिए अलेक्जेंडर से मिलने के लिए उत्तर पश्चिम तक जाना संभव नहीं था। इसके बजाय वह घनानंद से मिले और उनकी सेना में सेवा मांगी। उनका मानना है कि जस्टिन ने गलती से घनानंद की जगह अलेक्जेंडर का जिक्र कर दिया। हालांकि ऐसा दृष्टिकोण सभी इतिहासकारों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन अधिकांश इतिहासकार कौटिल्य के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के रिश्ते को लेकर आश्वस्त लगते हैं। विष्णुगुप्त कौटिल्य या चाणक्य उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। चाणक्य ने न सिर्फ सत्ता प्राप्त करने बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का रूपरेखा भी तय किया। इनकी उपलब्धि मगध में मौर्य साम्राज्य स्थापित कर एकीकृत भारत के निर्माण का शुरुआत की। इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में चंद्रगिरी पहाड़ी, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में हो गया। इनके मृत्यु का कारण जैन भिक्षु के समान उपवास, संलेखना या समाधि या सथारा कर प्राण त्यागने से हो गई। तो दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, क्योंकि हम आपको इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे।